मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के टॉपिक उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो साथियों, कल हमने इसके बारे में देखा कि जो उदारवादी राष्ट्रवाद है, उदारवादी राष्ट्रवाद कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती 2 दशकों में कांग्रेस नेतृत्व के अंतर्गत उसका प्रभाव रहा। तत्पश्चात जो उदारवादी राष्ट्रवाद की जो नीतियाँ एवं कार्यक्रम थे, उन नीतियाँ एवं कार्यक्रमों ने जो कांग्रेस के अंदर एक तरुण वर्ग का जो आंदोलन पनप रहा था, उस तरुण वर्ग के आंदोलन को संतुष्ट नहीं कर सका। लगभग 7 वर्षों की उदारवादी आंदोलन की सफलता के बाद 1892 का सुधार अधिनियम आया, वो भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया। तो एक तरह से ये भावना उग्रवादियों के अंदर घर कर गई कि कहीं ना कहीं इन संवैधानिक साधनों में आस्था रखने के माध्यम से हम ब्रिटिश राज में अपने अनुसार सुधार नहीं करवा सकते। हमें अनुनय, विनय, दया याचना के मार्ग को तिलांजलि देकर एक उग्रता का मार्ग अपनाना होगा। हमें एक नवीन रास्ता चुनना होगा। और उसी समय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसा एक नया वर्ग उभर कर आया, जिसने एक नव राष्ट्रवादी जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक नया मार्ग चुना। उनका जो समयकाल था वो एक तरह से 1906 से लेकर 1920 तक था। 1906 से 1919 तक उन्होंने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लीड किया और उग्रवादी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नवीन दिशा दी। ज़्यादातर इनकी जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में एक मजबूत लोकप्रियता जगाई और उस लोकप्रियता के रास्ते से इस आज़ादी के मार्ग को चुना। तो देखो, हम ये देखते हैं कि जो उग्रवादी राष्ट्रवाद है, उग्रवादी राष्ट्रवाद उदारवादी जब काम कर रहा था तो क्यों पनपा, इसके लिए कोई एक आकस्मिक घटना नहीं है, कोई एक आकस्मिक कारण नहीं है। तमाम कारण एक साथ चल रहे थे और वो सभी समान रूप से उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। तो हम ये देखते हैं उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का जो प्रथम कारण था वो ये था 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। हम ये देखते हैं 1892 का जो सुधार कानून था, इसमें जो भारतीय सदस्यों की संख्या थी, भारतीय सदस्यों की संख्या मनवांछित तरीके से नहीं बढ़ाई गई। जो परिषदें थीं उनको अधिकार ज़्यादा नहीं दिए गए। एक तरह से ये ऐसा सुधार था कि भारतीयों को बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर पाया, जो नेतृत्व था उसको संतुष्ट नहीं कर पाया, भारतीय जनमानस को संतुष्ट नहीं कर पाया। और एक तरह से ये भावना घर कर गई कि हमें एक तरह से अनुनय विनय के द्वारा कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। दूसरा इसका है धार्मिक पुनरुत्थानवाद एवं सांस्कृतिक नवजागरण। देखो साथियों, हम ये देखते हैं कि उदारवादियों के नेतृत्व काल में भारत के अंदर ये तथ्य था कि पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, ये सब हमें बहुत अच्छी दिशा दे रहे हैं, हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। हम एक तरह से पश्चिम का अनुकरण करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे, जबकि ऐसा कतई नहीं था। इस काल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति को उत्कृष्ट तरीके से रखा गया और ये माना गया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति किसी भी मायने में पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से कमतर नहीं है। 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद के द्वारा सम्मेलन में हिंदू धर्म की एक तरह से विजय पताका लहराई गई और ये बताया गया पूरी दुनिया के समक्ष कि भारतीय हिंदू धर्म बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है और बड़ा सहनशील धर्म है और सभी को इसका अनुकरण करना चाहिए। तब लोगों में एक स्वचेतना जागी कि हम और हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हम किसी से कम नहीं हैं, हमें किसी का अनुगमन नहीं करना चाहिए। उस समय हम देखते हैं अरविंद घोष, उन्होंने कहा था स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व हमारी ये आकांक्षा पूर्ण कर सकता है। तो हमें अपने ही रास्ते के द्वारा आगे बढ़ना है, हमें किसी दूसरे पक्ष का अनुसरण नहीं करना है। तीसरा बिंदु हम देखते हैं प्राकृतिक प्रकोप। उसी दरमियान
जब उग्रवादी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई भारत में कि जिन घटनाओं ने भारतीय जनमानस को बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर दिया। हम ये देखते हैं कि लगभग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1876 से लेकर 1900 तक 25 वर्षों के काल में लगभग 17-18 बार भारत को अकाल का सामना करना पड़ा। 1896-97 में भारत में बहुत बड़ा भयंकर अकाल आया, जिसमें लगभग 7 करोड़ की आबादी इस अकाल में प्रभावित हुई। और उस अकाल का जो प्रबंधन सरकार के द्वारा किया गया, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो बहुत ही बेतरतीब तरीके से किया गया। वो जनमानस को संतुष्ट नहीं कर सका, जनता की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। और उसी समय रानी विक्टोरिया का जयंती उत्सव मनाने के लिए तमाम धन लुटाया जा रहा था। दूसरा हम देखते हैं कि 1897 में ही प्लेग की महामारी बहुत ज़्यादा फैली और दक्षिण भारत में ये महामारी बहुत ज़्यादा फैल गई। इतनी बड़ी महामारी थी कि अंग्रेज़ सरकार ने इसके लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया था, उसका नाम था रैंड, प्लेग कमिश्नर रैंड। और प्लेग कमिश्नर रैंड ने बहुत ज़्यादा डिसमैनेजमेंट के साथ इस का सामना किया। और उस समय स्थिति ये थी कि सेना और ब्रिटेन के जो सरकारी कर्मचारी थे, उनके द्वारा भारतीय जनमानस को बहुत परेशान किया गया था। घरों में घुस कर महिलाओं को बाहर खींच के लाया गया था। तो इन सारी घटनाओं से भारतीय जनता क्षुब्ध हो गई थी और स्थिति ये आ गई कि लास्ट में जो प्लेग कमिश्नर रैंड थे, उनको एक नवयुवक के द्वारा गोली मार दी गई। तो ये घटनाएं हैं, ये भी उग्रवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने एक तरह से भारतीय जो नरमपंथी थे उनको ये बताया कि हमें कहीं ना कहीं दूसरा मार्ग चुनना होगा। अगला बिंदु है आर्थिक असंतोष। हम ये कह सकते हैं, लॉर्ड बेकन का एक प्रसिद्ध कथन है कि निर्धनता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देते हैं। ये बात पूर्णतः नहीं तो काफ़ी हद तक सत्य है कि कोई भी झगड़ा हो, कोई भी क्रांति हो, कोई भी घटना हो, कहीं ना कहीं हम उसके नेतार्थ देखते हैं तो आर्थिक कारण उसमें मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल रहती है। अगर हम भारतीय स्थिति का आकलन करें तो 1894 में भारत में विदेशी माल से जो कर आता था उस पर लगने वाला आयात कर हटा दिया। और आयात कर के हटाने से ये समस्या पैदा हुई कि विदेशों से आने वाला माल भारत में सस्ता हो गया और भारतीय माल अपेक्षाकृत महंगा हो गया। इससे हमारे उद्योग धंधों को काफ़ी एक तरह से नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ा। इससे एक तरह से स्वदेशी आंदोलन को बल मिला और उग्रवादी विचारधारा और ज़्यादा भारत में मजबूत हुई। अगला बिंदु हम देखते हैं, अंग्रेज़ों का जातीय अहंकार व भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेज़ अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो गोरी चमड़ी वाले लोग थे। वो भारतीयों को, अफ्रीकन्स को या किसी भी अन्य जो एक तरह से जिनको हम ब्लैक्स कहते हैं, उनको अलग नज़रिए से देखते थे। ब्लैक स्किन वाले लोग उनको कहते थे वो एक तरह से। और ये देखा जाता था कि उस समय जो आंग्ल भारतीय समाचार पत्र थे, लाहौर से निकलने वाले आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों ने तो हद ही कर दी। वो उनको वर्ण संकर BA तक कह देते थे, ये कह देते थे, गुलाम कह दिया जाता था उनको। तो जो अपमानजनक बातें थीं, इन अपमानजनक बातों ने बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर दिया। जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने तो भारतीय जनता को ये चुनौती दे दी कि भारत में अगर हम शासन इसको छोड़ दें, भारतीय लोगों के लिए दे दें इस शासन को, तो भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को संभाल ले। और आगे उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्र जैसी कोई वस्तु नहीं है। ऐसे कथनों, इन अपमानजनक व्यवहारों, इन सारी चीज़ों से ही एक स्थिति ऐसी बदली कि पूरे भारत में एकजुटता दिखाई दी। इस संदर्भ में श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा है कि संपूर्ण भारत एक राष्ट्र के रूप में उठ खड़ा हुआ। अगला बिंदु हम देखते हैं, पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के आदान प्रदान के कारण तमाम भारतीय उदारवादी विचारकों ने, उग्रवादी विचारकों ने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की, उन बुक्स का अध्ययन किया जिनमें आयरलैंड की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिनमें मैजनी के विचार, गैरीवाल्डी के विचार, वाशिंगटन का स्वतंत्रता का पहला अभिभाषण, इन सारी चीज़ों को देखा और इनसे वो प्रभावित हुए। और उन्होंने ये सोचा कि ऐसा नहीं है कि हम इस स्वतंत्रता की लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। उनमें एक तरह से साहस की भावना का संचार हुआ। अगला बिंदु हम देखते हैं, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव उसी समय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखते हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने भारतीय वर्ग को प्रभावित किया। हम एक घटना देखते हैं, अफ्रीका का एक छोटा सा देश था अबिसिनिया, और अबिसिनिया ने 1896 में यूरोप की एक महत्वपूर्ण शक्ति इटली को परास्त कर दिया। और उसी समय जापान ने 1904-05 में जापान ने रूस को परास्त कर दिया। तो इन दो घटनाओं ने भारतीयों को ये सबक सिखाया कि यूरोपीय अपराजेय नहीं हैं, यूरोपीय राष्ट्र अजेय नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय शक्तियों को मात नहीं दी जा सकती है। इन घटनाओं ने भारतीयों को काफ़ी हद तक मोटिवेट किया। अगला बिंदु हम देखते हैं, लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। लॉर्ड कर्जन का शासन हम देखते हैं 1898 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल रहे। और इस काल में तमाम ऐसी गतिविधियां हुई कि जिन गतिविधियों से भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता पैदा हुई। एक तरह से शासन और प्रशासन के खिलाफ उग्रता का भाव पैदा हुआ, जिनमें हम देखते हैं कि एक कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया गया, जिसमें कॉरपोरेशन में भारतीयों की संख्या घटाकर आधी कर दी। प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारतीय समाचार पत्रों पर एक तरह से पाबंदी लगा दी कि भारतीय समाचार पत्र बिना अनुमति के कुछ नहीं छापेंगे। एक इसी काल में बंगाल का विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा। और बंगाल के विभाजन इस तर्क के आधार पर किया गया कि बंगाल एक बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसको तोड़ के ज़्यादा बेहतर शासन किया जा सकता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, उनके ये फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा थे। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ऐसे तमाम काम हुए जिन कामों ने भारतीय जनमानस को बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर दिया। अगला बिंदु हम देखते हैं, लाल बाल पाल का नेतृत्व। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और इनके साथ एक हम नाम ले सकते हैं अरविंद घोष। इन सब ने उग्रवादी आंदोलन को लीडरशिप दी और इन्होंने जनता के मन में बिठाया कि इन अंग्रेज़ों से हमें अनुनय विनय के द्वारा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा। और लाला लाजपत राय का इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथन है कि अंग्रेज़ भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं, और मैं समझता हूँ कि भिखारी इस पात्र है भी, इसीलिए हम ये साबित कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। अर्थात वो ये इंगित करना चाहते थे कि हमें अनुनय विनय के मार्ग से कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं करनी है, हमें स्वराज के लिए, हमें अपने शासन के लिए एक संघर्ष करना होगा, तब हमें स्वाधीनता मिलेगी, और वह स्वाधीनता ही हमारे लिए चिरस्थायी रहेगी और आनंददायी रहेगी। धन्यवाद।